Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप JKSSB असिस्टेंट कंपाइलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से मैं सारी के सारे आपको क्वेश्चंस आपको 101% श्योर करता हूँ कि सारे के सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो निकल जाएंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, आप उन चाहे तो वीडियोस को देख सकते हो। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर, यानी कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कौन सी कंट्री से ली गई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये हमारे पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। 25 पार्ट्स में फोर्थ ए पार्ट फोर्थ ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पार्ट फोर्थ ए में। अगर आपको पार्ट थर्ड आए, पार्ट थर्ड में है आपके फंडामेंटल राइट्स। तो ये लिख देना आपने, अगर नोटबुक करना तो नोट कर देते हो। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट थर्ड में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट फोर्थ में है आपका, पार्ट फोर्थ में आपकी है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपके पार्ट फोर्थ में है। और पार्ट फोर्थ ए में है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आपको याद करना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे पार्ट फोर्थ ए ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब आई थी वजूद में? ये आई थी, एग्जिस्टेंस में आई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई 1976 में, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। प्रेजेंटली हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। ये आपने फिर याद करनी, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। एक आपने पार्ट याद करना है कि कौन से पार्ट में है, एक आपने ये याद करना है कि ये कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल में आता है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A ये आपने याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने रेड जो किया हुआ है ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और फिर आर्टिकल 51A के अंडर आता है। ये एक स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ हैं एंड आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट फोर्थ है। देन आर्टिकल 51A, एक अमेंडमेंट की गई 42nd अमेंडमेंट 1976, इसके अकॉर्डिंगली इसको ऐड किया गया। आगे देखते फ्रेंड्स। द आइडिया बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वाज टू एम्फेसिस द ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन इन एक्सचेंज ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव फंडामेंटल राइट्स एंजॉयड बाय देम। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक मेजर इसमें कारण क्या है। इसमें मेजर कारण ये है कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करना ताकि लोगों को उनको उनकी ड्यूटीज़ के बारे में पता चल सके कि लोगों की भी क्या ड्यूटीज़ हैं देश के प्रति, देश के वेलफेयर के प्रति लोगों की क्या ड्यूटीज़ हैं। इस फंडामेंटल राइट का एक मेन ये भी है। ये इन्फोर्सेबल तो नहीं है, अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करते हो तो आपको कोई भी जहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मगर अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है इन्फोर्सेबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सेबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो दो चीज़ें जो मैंने पहले आपको बताई, थर्ड जो आपने याद करनी है कि फंडामेंटल राइट का जो है कॉन्सेप्ट जो है हमने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी कंट्री से लिया गया है। सो दैट इज़ रशिया। तो रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमने ली है कौन सी कंट्री से ली है? रशिया से। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्वेश्चन आ गया तो फिर आपने यूएस से लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स जो लिए हुए हमने कौन से कंट्री से लिए हैं? यूएसए से। और रशिया से हमने क्या लिया हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट फोर्थ है आर्टिकल 51A और रशिया। ये आपने चीज़ें याद करनी है, जहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उस समय हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। कितनी ड्यूटीज़ थी? 10। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंगली हमारे पास थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, मगर एक अमेंडमेंट हुई 86 अमेंडमेंट एक्ट। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 10 से 11 कर दिया गया। 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू बी लिस्टेड। तो कौन सी ड्यूटीज़ आई? पहले हमारे पास 10 ड्यूटीज़ थी, फिर एक अमेंडमेंट होती है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होगी? 11 होगी। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने रेड कलर किया हुआ है, ये आपने याद करनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तभी मैं ऐसे करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में से क्वेश्चन निकले ना। मतलब कोई भी चांसेस ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चन जहाँ से रह जाए। तो सारे के सारे आपके क्वेश्चन आसानी से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 होने के बाद हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी 11। अब ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर इसको बनाया गया था? किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था? तो ये आपने याद करना है, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 recommended fundamental duties, the necessity of which was felt during the internal emergency 1975-77। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई। ये इनको क्यों जरूरी लगा इनको? क्योंकि 1975 और 77 के बीच आपको पता था कि हमारी कंट्री में क्या थी? एमरजेंसी थी। एमरजेंसी का उस समय दौर था। ठीक है, उस समय एमरजेंसी का हमारा दौर था। तो उसी के दौरान हमारे 76, 75 और 77 के बीच में से 76 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। अब जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बताया 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आपने याद करनी है। अब देखते हैं फर्स्ट वन बाई वन कौन कौन सी ड्यूटीज़ है। फर्स्ट ड्यूटी जो है वो है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या बताया गया है। तो इसमें क्या करना है आपने, जितने हमारे अकॉर्डिंग टू हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने क्या करना है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इज आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। सेकंड नंबर पे, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। काफ़ी इंपॉर्टेंट, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, जो क्या करते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें क्या करना है, अपहोल्ड करना है, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। फोर्थ नंबर पे, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू। हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, जब भी हमारी कंट्री में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई एमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है कंट्री को, तो हमें क्या करना, अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। और नेशनल सर्विसेज के लिए, जब भी हमें कोई नेशनल सर्विसेज के लिए बोला जाता है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, रेडी रहना है। डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। 5 फंडामेंटल ड्यूटी कहती है, प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या करना है, लोगों के अंदर भाईचारा लाना है, भाईचारे को बढ़ाना है, प्रमोट हार्मनी को बढ़ाना है, कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को क्या करना है, बढ़ाना है। जितने भी लोग हैं इंडिया में, चाहे वो ट्रांसजेंडिंग है, रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है, या रीजनल और सेक्शुअल डाइवर्सिटीज़, एंड टू रिनोज प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, और जो भी इस सारी की सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, हमने हार्मनी को प्रमोट करना है, हमने कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडिंग रिलीजियस हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, रिलीजन हो गया, रीजनल हो गया, और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ होगी, और जितनी भी डेरोगेटरीज होती हैं, एब्यूजिव, ठीक है, किसी का अपमान करना, तो इन सभी चीज़ों को हमने, इन प्रैक्टिस को क्या करना, हमने इसको हमने रोकना है। ठीक है, तो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जिससे वुमेन की डिग्निटी में कोई फ़र्क ना पड़े, उसको हमने क्या करना है, डेरोगेटरी चीज़ों को क्या करना, हमने प्रैक्टिसेस को क्या करना है, रोकना है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ठीक है, जो हमारी कंट्री का कंपोजिट कल्चर है, जो रिच हमारे पास हेरिटेज है,
उसको क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है। ड्यूटी 7 में है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये भी आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, जहाँ आपके दूसरे कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स हैं। ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपने इसको क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। अब बात करेंगे नंबर 8 पे, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स को आपने डेवलप करना है। दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। 9 नंबर में कहते हैं सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्यूर वायलेंस। आपने पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी जितनी भी है, चाहे वो आपके हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो आपके स्कूल्स हैं, चाहे वो आपकी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग होगी, तो आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना है, बचाना है, सेफ गार्ड करना है, और वायलेंस को आपने अब्यूर करना है। अब्यूर मतलब वायलेंस को छोड़ना, आपने वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों की आपकी ड्यूटी बनती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना एज वेल एज वायलेंस को, जिसको बोलना आपने त्यागना, गिव अप करना। 10 ड्यूटीज में दिया हुआ स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवियर एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, तो हमेशा से आपने एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव एक्टिविटी करनी है, ताकि वो नेशन क्या कर सके, कॉन्स्टेंटली राइज कर सके हायर लेवल तक टू ऑफ एंडेवियर एंड अचीवमेंट्स। लास्ट वाली जो ड्यूटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। ठीक है, अपने मतलब बच्चों को क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है चाइल्ड को, और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ, कौन सी एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। दिस ड्यूटी वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लास्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया है कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है एज 6 से लेके 14 ईयर्स तक, और ये जो ड्यूटी है ये ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 को। तो जितनी भी फ्रेंड्स मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वो क्वेश्चन हैं जो एक नेट के एग्जाम में जिस तरीके से ब्रीफ में करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।